नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी के नेता जहरीले बयान देने की तमाम सीमाएं लांघ रहे हैं। वे खुल्लम खुल्ला दो समुदायों को लड़ाने, उनमें हिंसा पैदा करने वाले भाषण दे रहे हैं, मगर उन्हें कोई रोक नहीं रहा। चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर चुनाव आयोग चुप चुप बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जहरीले भाषण देने में सबसे आगे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वे कह रहे हैं, हम हारेंगे ना तो ये पीतांबर, नीलांबर, सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा की भूमि को अरफान, इरफान, अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा। हमारी बेटियों को लूटा, हमारी जमीन को लूटा, हमारी सरकार को लूटा, हमारे अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना होगा, हमें एक होना है। हम बटे तो ये इरफान, अंसारी, आलम हमें लूट ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी पीछे नहीं है। आज ही उन्होंने एक रैली में कहा कि वे हमसे रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियां छीन रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर महोदय 10 साल से आप कर क्या रहे हैं? जरा बताइए कि आपकी सरकार ने कितने घुसपैठियों को पकड़ा और वापस भेजा? नहीं, आप ये नहीं बताएंगे, बस मुसलमानों के प्रति डर पैदा करेंगे, नफरत पैदा करेंगे और हिंसा का माहौल बनाएंगे। जाहिर है कि ये भड़काऊ और हिंसक बयान चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है, मगर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ना ही वे मिथुन चक्रवर्ती के उस बयान को आपत्तिजनक मानते दिख रहे हैं, जिसमें वे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अल्पसंख्यकों को मारने काटने की बात कहते हुए देखे जा सकते हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, मगर चुनाव आयोग ने कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया है। पता नहीं उठाएगा भी या नहीं उठाएगा, और अगर उठाएगा तो क्या पता हल्का-फुल्का। ये गंभीर मामला है, इसमें केवल चेतावनी देने से तो काम चलेगा नहीं। ऐसे लोगों को प्रचार से पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए। असल सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का जरा भी एहसास है या नहीं? वो चुप क्यों है? क्या उसे पीएमओ से आदेश मिला है कि कुछ नहीं करना है, या फिर ये उसका अपना फैसला है कि सब कुछ चलने दो, चुनाव को नफरत और हिंसा के आधार पर तय होने दो? क्या नफरत और हिंसा की राजनीति में अब हमारा चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है? ये वो सवाल हैं जिन पर आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं, और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार, बल्कि चौथे भी जुड़ गए हैं, 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हर्ष रंजन जी हैं, दीपक कोचगवे हैं, हमारे साथ हरि कुमार जी हैं और राजेंद्र तिवारी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत राजन जी, आप ही से करता हूं मैं। ये जो एक के बाद एक बयान आए हैं और उसमें आप आज के बयान, प्रधानमंत्री का बयान भी शामिल कर लें, तो ये क्या कह रहा है? झारखंड में घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो भय, हिंसा, नफरत का वातावरण बना रही है, वो उसको लेकर क्या सोचा जा रहा है वहां के पॉलिटिकल सर्कल में, और चुनाव चुप बैठा है, उसको लेकर क्या धारणा बन रही लोगों की? देखिए मुकेश जी, कि सबसे पहले जब लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, तो पहली बार ये सवाल बड़े स्तर पर उठा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी कब्जा कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने सरकार में कब्जा कर लिया है। ये बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही, और ये बात सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा ने नहीं कही। उसके बाद अमित शाह यहाँ आए, उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर में ये बात बोले थे, आज से करीब 1-1.5 महीने पहले जब वो आए थे जमशेदपुर। हजारीबाग आए थे, तो हजारीबाग में शायद 3 नवंबर को या 3 अक्टूबर को आए थे, तब वो ये बात बोले थे। तो ये इसको इशू बनाने की कोशिश यहाँ लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ जो क्लेम किए गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उन क्लेम्स की जांच पड़ताल कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने की, और उनमें वैसा कुछ निकल कर नहीं आया जो क्लेम इन लोगों ने किए थे। यहाँ तक कि 10 लोगों के नाम दिए गए थे, 10 महिलाओं के, कि ये महिलाएं इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इनसे शादी की है और इनकी जमीन कब्जा कर ली। स्क्रोल ने उसकी जांच की, स्क्रोल वेबसाइट ने, उसमें रिपोर्ट पड़ी हुई है, और उसमें यह पाया गया सिर्फ 3 ऐसे मामले हैं
जिसमें मुस्लिम्स ने शादी की, बांग्लादेशी घुसपैठिए छोड़ दीजिए, मुस्लिम्स ने की, और बाकी जो थे या तो आदिवासियों ने की या हिंदुओं ने की, या गैर आदिवासियों ने आदिवासी लड़कियों के साथ शादी की। और जिनमें मुस्लिम्स ने की उसमें एक दो मामले ऐसे निकल के आए जिसमें जनप्रतिनिधि है वो महिला और उसने शादी की है, और वो पूरे गांव, जिस गांव से वो है उस गांव में सहमति से शादी हुई, और ऐसा कोई जमीन के कब्जे वाला मामला निकल के नहीं आया जो शुरू में कहा गया था लॉ जिहाद और लैंड जिहाद। तो उस तरह की चीजें निकल के नहीं आई। अभी हाल में भी एक दो रिपोर्ट्स और इस तरह की आई हैं जिसमें भी ये बात कही गई कि जो बातें कही जा रही वो सही नहीं है। वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, ये बात सही है बिल्कुल कि आदिवासियों की संख्या कम हुई है, लेकिन उसके तमाम कारण हैं। उसके कारण ये बताए गए, जो रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आई हैं, और उनमें ये कारण बताया गया कि चूंकि आदिवासी बहुत गरीब हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, और वो मतलब पूरी तरह से कुपोषित हैं, तो वो उनके बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। एक तो वजह ये बताई गई। दूसरी वजह ये बताई गई कि बहुत सारे आदिवासी माइग्रेट कर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो एक बड़ी वजह यह भी बताई गई कि इस वजह से आदिवासियों की संख्या कम हुई। दूसरी बात एक और है जो मैं उससे जोड़ रहा हूं, वो बात ये कि जिन सेंसस की बात की जाती है उन सेंसस को अगर आप देखें तो आदिवासियों के लिए अलग धर्म का जो कोड था जो इस्तेमाल किया जाता था पहले, वो बंद कर दिया गया, उनको हिंदुओं में शामिल किया गया। अब आप जो हिंदू अपने को कह लेते हैं, कुछ हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं और आदिवासी हैं, इस तरह हैं सारे आदिवासी। तो इस वजह से भी आदिवासियों की संख्या कम दिखाई देती है, ये बड़ी वजह। अब जो सवाल हैं वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं एक बार कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए, मान लेते हैं कि भाई वो बड़ी, हालांकि इस तरह का कुछ झारखंड में मैं पिछले 15 साल से रह रहा हूं, और पूरा झारखंड, चूंकि अखबारों को हेड करता रहा हूं तो पूरे झारखंड को घूमा है और सब जगह चीजें देखी हैं। इलेक्शंस में भी, ये तीसरा इलेक्शन हो रहा है, चौथा इलेक्शन हो रहा है जो मैं देख रहा हूं। तो इस तरह के इशू पहले कभी नहीं रहे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो वो कौन से घुसपैठिए हैं? क्या वो उन मुसलमानों को कहा जा रहा है जो 71 से पहले यहां पर आए? क्या उन मुसलमानों को कहा जा रहा है? अगर उन मुसलमानों को कहा जा रहा है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, तो उससे वो चीजें साफ हो जानी चाहिए कि ये घुसपैठिए, इनको नहीं माना जाएगा, उनको नागरिकता यहाँ की है। दूसरी बात ये कि जब गृह मंत्री ये बात कहते हैं, अमित शाह जब ये बात कहते हैं कि भारी संख्या में घुसपैठी यहाँ आ रहे हैं और ये सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं रही है। कल हेमंत सोरेन ने सवाल पूछा है गृह मंत्री से, ये कहा है कि क्या, पहली बात तो ये कि बांग्लादेश से हमारी कोई सीमा नहीं मिलती, हम पूरी तरह से अंतर्देशीय राज्य हैं जिनमें राज्यों की सीमाएं हमसे मिलती हैं, हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं नहीं है। तो घुसपैठ रोकने या घुसपैठ होने का सवाल ही नहीं है झारखंड में, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर दूसरे राज्यों से घुसपैठिए आ रहे हैं और बॉर्डर से घुसपैठ हो रही होगी, तो बॉर्डर पे घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, बीएसएफ की है। बीएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट करता है। तो पहली जिम्मेदारी तो अमित शाह की हुई, 5 साल से ज्यादा समय से वो गृह मंत्री हैं। आज उनको ये पता चल रहा है कि घुसपैठिए आ गए। ये बात यही नहीं कह रहे हैं, अभी कलकत्ता में थे पिछले सैटरडे या संडे को, वहां भी बड़े स्तर पे ये बात उन्होंने कही है कि बड़े घुसपैठिए आ रहे हैं और सरकार में आ गए हैं, वोट बैंक बन गए हैं। आज प्रधानमंत्री कह रहे थे घुसपैठिए आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम इनका वोट बैंक बन गए हैं और इनकी वजह से ये सरकार में है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में आ गए घुसपैठिए, तो ये तो दिखने, विजिबल होने चाहिए। कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये बातें जो हैं, देखिए कोशिश ये हो रही है इलेक्शन के दौरान खास तौर पर कि इस राज्य में कोई इशू भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। आदिवासी पूरी तरह से जेएमएम के साथ दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साबित किया है। तो कोशिश ये हो रही है कि आदिवासियों और मुसलमानों को आमने सामने खड़ा करके और एक रिफ्ट पैदा की जाए जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सके।
लेकिन बात ये भी है, अभी तक वो दिख नहीं रहा है कहीं, उस तरह की जी चीजें नहीं दिख रही हैं। अगर आप बिल्कुल। साहब और पाकुड़ जैसे खासतौर पे ऐसी जगह है जहां जो फोकस में है, पाकुड़ में भी अगर आप जाएं तो वहां कब्जे हुए हैं जमीनों पर, लेकिन वो कब्जे किसने किए? वो कब्जे बिहार से आए लोगों ने, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, बंगाल से आए लोगों ने, या और भी उत्तर प्रदेश से भी आए लोग हैं जो वहां पर हैं, और उन्होंने ठीक है गलत तरीके से, बहुत सारे लोगों ने आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से ले रखी है, जो जिनके मुकदमे भी चल रहे हैं, तो वैसे वहां पर है। अब इसको इस तरह से खड़ा करना, प्रधानमंत्री ने आज बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात की। मैं सोच रहा था कि अगर टीएन शेषन आज चुनाव आयुक्त होते तो प्रधानमंत्री क्या आज बैन नहीं कर दिए जाते कि आज आज से आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? अब मोदी जी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है सब बोलने की। हाँ, उन्होंने ये अगर बात होते कही। तो मोदी की हिम्मत ही नहीं पड़ती इस तरह का कोई स्टेटमेंट और देने की। जी मेरा सवाल और है, एक सवाल बस मुकेश जी, अगर बेटी छीनी जाने वाली स्थिति इस राज्य में है, तो केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? क्या प्रधानमंत्री चुनाव जीतने का इंतजार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस पे एक्शन लें? ऐसी सरकार, जिस सरकार घुसपैठियों के दम पे चल रही है, जिस पे घुसपैठियों का कब्जा है, उस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करते? संवैधानिक अधिकार है उनके पास बर्खास्त करने का, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। ये अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है, इस सब की कोई चर्चा नहीं है। एक भय खड़ा करना है और उसके वजह से जो पोलराइजेशन हो सकता है उसका फायदा उठाना है। दीपक जी, हिमंता विश्व शर्मा को लाया ही इसीलिए गया होगा क्योंकि वो इस राजनीति के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने असम में यही किया। हालांकि वहां भी साबित हो गया कि वो जिस जो संख्या बताई जाती है बांग्लादेशियों की, वो तो है ही नहीं। पूरा वो एनआरसी हो गया और पता चला कि 19 लाख। एक चीज अ, और जोड़ दूं मुकेश जी में, जी हेमंत सोरेन ने सवाल कल ये भी पूछा है कि असम में तो एनआरसी हो चुका है, कितने बांग्लादेशियों को उन्होंने वापस भेजा? नहीं, असम और में वो क्या पूरे बताएं, देश। अगर वो नहीं बताते हैं तो ये यहाँ बरगलाने क्यों आए हैं लोगों को? बिल्कुल, पूरे देश में कितने बांग्लादेशियों का हुआ जो खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मेरी चिंता दीपक जी ये है कि एक मुद्दा उठाने की इजाजत सबको है चुनाव में। कई बार झूठ भी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो हिंसा और नफरत का घालमेल किया गया है, वो कितना खतरनाक है। और चुनाव आचार संहिता को देखते हुए ये चुनाव आयोग की जो चुप्पी है, वो कितनी खतरनाक है। क्या वो भी इसमें शामिल हो गया इस खेल में? अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी। मुझे लगता है दीपक जी का फ्रेम स्थिर हो गया है। हरि हरि जी, आप इस सवाल को ले लीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए हरि जी। हाँ, मैं जी बोलूं? जी देखिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं हो रहा है कि हिमंता बिश्व शर्मा क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। कौन-सा ऐसा इलेक्शन है पिछले 10 सालों में जिसमें कि ये नहीं बोला जाता? क्या 2014 के इलेक्शन में नहीं बोला गया था? क्या 2019 के इलेक्शन में नहीं बोला गया था? और कौन-सा ऐसा स्टेट का इलेक्शन है जिसमें ये सारी चीज़ें राम कहानी नहीं होती है? तो आप ये एक इनका पैटर्न है। इस पैटर्न से बाहर ये जा नहीं पाते, है ना? कोई बहुत लंबी-चौड़ी बात इनके पास में बताने के लिए होती नहीं। बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट में करती है। क्या आपने क्या किया? हेमंत सोरेन बार-बार कह रहे हैं कि साहब हमारे 1,36,000 करोड़ आपने क्यों नहीं दिए? उस पे आप बात नहीं करोगे, है ना? तो ये हमेशा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कि बाकी चीज़ों की जवाबदेही ना बने, वो मुद्दा एक इमोशनल मुद्दा हो जाए, उस पे पोलराइज़ेशन हो, पोलराइज़ेशन पे आप कहें कि साहब हमें वोट दो, हम इसको ठीक कर दें। और पूरा का पूरी दुनिया में एक चीज़ और भी देखिए, पूरी दुनिया में जो इलेक्शन होते हैं वो फ़ियर फैक्टर पे होते हैं, कि ये अगर सामने वाला आ जाएगा तो आपको बर्बाद कर देगा। हम अगर आ जाएँगे तो उसको ठीक कर देंगे। हम अमेरिका के इलेक्शन को देख रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि कमला हैरिस आ जाएगी, तो सारे इमिग्रेंट आ जाएंगे, वो सब बर्बाद कर देंगे। वो कह रहे हैं कि ये आ जाएगा, तो कुछ हद तक तो ये फियर फैक्टर पे पूरा का पूरा इलेक्शन का कंपेनिंग चलता है। अब सवाल इस बात का है कि कम्युनलिज्म कहाँ तक एक्सेप्टेबल है। अब हम एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में जी रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करते हैं। हमारे पास पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसका वायलेंस कर रहे हैं। आपके यहाँ सम इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। और इन सब चीजों को देखने की जिम्मेदारी जुडिशरी की है और इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के उसमें भी कुछ नहीं किया। कितनी सारी कंप्लेंट हुई थी और दुनिया भर की कंप्लेंट हुई, लेकिन किस कंप्लेंट में कुछ भी नहीं किया। एक कंप्लेंट में लीपापोती करके दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को एक चिट्ठी भेज दी कि साहब आप अपने अपने नेताओं को कहिए थोड़ा संयम बरतें। ये तो कोई एक्शन हुआ नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है,
ये हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशनल डीके का एक मामला है। किस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डेक्लाइन है, और वो डेक्लाइन जो इतना इतना मतलब तेजी से अब हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अब लगता है कि इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। रोजाना इलेक्शन स्पीचेस में उनको उसको कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया जाता है, लेकिन सब साइलेंट है। रोजाना और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप फ्री वाइस बांट रहे हैं, आप फ्री वाइस प्रॉमिस कर रहे हैं, आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, कोई इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा, लेकिन कहीं पे भी ना कोई एक्शन दिखाई देता। एक्शन तो छोड़िए, आपको शक्ति का बयान भी नहीं दिखाई देता। लगता है कि साहब आपने इन सब चीजों को अपनी झोली में संभाल लिया और सब ठीक है, सब ठीक चल रहा। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा कि साहब कोई वायलेंस नहीं हुआ, वोटिंग इतना परसेंटेज हुआ, अपने अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। तो ये इन चीजों को देख के बड़ी कॉफ भी होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी ये भी लगता है कि कैसा देश था, सेकुलर डेमोक्रेसी कहाँ चला गया, कहाँ पहुंच गया। लेकिन अब मतलब सारे लोग जो हैं वो हेल्पलेसनेस की एक सिचुएशन आ गई है। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, मतलब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो चीजें हैं वो बहुत ही भयानक रूप से हैं, बड़ी डरावनी है। अब इतने टॉप के लीडर्स पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी लाग लपेट के हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा करके अगर वोट मांगते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य है। जी, देश का दुर्भाग्य है। हम लोग को ये लाइन बहुत बार हमें बोलनी पड़ती है, आजकल बार-बार दोहरानी पड़ती है, ठीक कहा हरि कुमार जी ने। लेकिन दीपक जी मुझे ये बताएं कि क्या झारखंड में हालात इतने नाजुक हैं बीजेपी के लिए कि इस पिच पर जाकर इस ढंग की बातें करने को मजबूर होना पड़ रहा है? सीधे-सीधे हिंसा और नफरत फैलाने की जरूरत पड़ रही है? मुकेश जी, जहाँ तक झारखंड की बात है और हेमंता विश्व शर्मा की बात है, जिस तरह का माहौल आज देखिए, आपको देखिए 28 सीट जो है वो 28 सीट डिसाइडिंग है झारखंड के लिए, जो एसटी सीटें हैं। और आज प्रधानमंत्री ने अपना कैंपेन कहाँ से शुरू किया? कोल्हान से शुरू किया। और कोल्हान में उन्होंने पहला तो चंपई सोरेन को वहां का बादशाह बताया और अपमान की बात की कि उन्हें अपमानित किया गया, जो एक्सपेक्टेड था। और हम लोग जान रहे थे कि वो उनको मोहरा बनाकर कोल्हान में घूमेंगे, ये बात अलग। आप सिर्फ हम हिमंता विश्व शर्मा की बात क्यों करते? हिमंता विश्व शर्मा ने जो जहर फैलाया है वो तो पूरे पार्टी का एक लाइन है। जो कलकत्ता में हुआ, बंगाल के चुनाव में यही चीजें हुई कि बांग्लादेशी घुसपैठी कह के माहौल बनाने की कोशिश हुई, जो माहौल चला नहीं ममता बनर्जी के सामने, और ये माहौल फुस हो गया उनका वहां। तो देखिए, ये सिर्फ हम जो कहते हैं कि हिमंता विश्व शर्मा, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि यहाँ पर आओ। और यहाँ भी मैं भी संथाल परगना में रहा हूँ और मेरी भी पैदाइश वहां हुई है और मैं बहुत दिनों तक रहा हूँ वहां, तो मैं जानता हूँ वहां की स्थिति को कि क्या है। बांग्लादेशी घुसपैठ को बनाकर एक माहौल खड़ा कर हिंदू को इनवाइट करो। अब देखिए, उनसे कहवाया ही जाता है ना, अगर विश्वास शर्मा कहते हैं और उन पर एक्शन नहीं होता है पार्टी से, या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता, या चुनाव आयोग उन्हें कुछ नहीं कहता, इससे साफ जाहिर है कि मौन सहमति है, बोलो, तुमको बोलना है। तो ये जो बोल रहे हैं, जो पोलराइज कर रहे हैं घुसपैठियों को लेकर, यहां तक कहा उन्होंने कि घुसपैठियों को लेकर कह रहे थे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए, जेएमएम का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए। और ये सारी बातें बोल रहे हैं, और चुनाव आयोग देख रहा है मूक दर्शक। राज्य चुनाव आयोग निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार के पास वो जाकर मिले हैं, डेलीगेशन मिला है, और उन्हें ये बात कही है कि कहा है कि आप अगर ऐसे नहीं, अगर संभलेंगे नहीं तो आपकी आबादी 50% घट जाएगी, यानी एक मुस्लिम वर्ग की आबादी बढ़ जाएगी। ये जो जैसा हम लोगों ने भी करीब 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने चुनाव देखे, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कभी नहीं हुआ है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हुआ है, और इसको चुनाव आयोग के टीएन सेशन की वजह चर्चा की रवि जी ने। टीएन सेशन अगर होते ऐसे तो आज तक बहुत कुछ हो गया होता और चुनाव पर रोक भी लग गया होता, बहुत सारी बातें होती। मगर देखिए जो स्थितियां हैं, 28 सीट पर निशाना है उनका। आज उनको याद आ रहा है, बेटी रोजी रोटी की याद आ रही है। आज 5 साल तो रघुवर दास थे, कंप्लीट 5 इयर्स रघुवर दास की सरकार थी। कभी अर्जुन मुंडा थे, कभी बाबूलाल मरांडी थे,
तो क्यों नहीं घुसपैठियों को उन लोगों ने चिन्हित किया था और चिन्हित करके उस वक्त घुसपैठियों को बाहर किया था। ये चुनाव का मसाला है और वही रवि जिसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, कि आम जनता समझ रही है, जो समझती है, जो नहीं समझ रही तो वो तो उस लाइन पर वो समझ रही है कि व्हाट चुनाव आयोग इज डूइंग। क्यों नहीं दूसरा अगर कोई विपक्षी पार्टी होगा चुनाव आयोग तुरंत उस पर एक्शन लेता है, तो आप चुनाव आयोग से अब उम्मीद छोड़िए। चुनाव आयोग को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि भाई बात करो, उनके अध्यक्ष से बात कर लो, उनके अध्यक्ष से बात करके मामला फुस कर दो। झारखंड में मैं जो समझ रहा हूँ, हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जेल से आने के बाद अपने को पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसको पहले जेल जाने से पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन उनका नहीं था, जेल जाने के बाद एक अत्याचार, तो मान लिया लोग कहते हैं कि सजा में उनको जबरन भेजा गया जेल, जो भी हो, मगर वो ट्रांसफॉर्म किया। और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में सेलेक्ट कर रही, आगे बढ़ रही है, जिसके मीटिंगों में हुजूम है। और गुरुजी जो है वो अभी भी आदिवासियों के बीच भगवान के रूप में है। मैंने एक प्रोग्राम में आप बताया था कि गुरुजी जब नौजवान थे और जब वो झारखंड आंदोलन की बात करते थे और गिरफ्तार होते थे मुकेश जी, दुमका के जेल में, जब उस समय मैं वहां जाता था, उस समय काम दुमका के जेल में जब वो बंद होते थे, तो उनके जो समर्थक है बाहर में बैठते थे, संथाल लोग से पूछा गया था यहाँ क्यों बैठे हुए, उनको ये आशा थी कि गुरुजी मक्खी बनकर बाहर निकल जाएंगे, भगवान है निकल जाएंगे, उनको बंद नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी का तीर धनुष जो है अभी तक वाइबल है, ठीक है क्षरण होता है मगर वाइबिलिटी है। परिवारवाद पर तो आरोप उन्होंने लगाया है, लगाते ही हैं, मगर आपने देखा कि रघुवर दास की बहू, मधु कोड़ा की पत्नी, फिर अर्जुन मुंडा की पत्नी, तो ये आम जनता के बीच जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब उसको बहुत क्लियर हट से नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई जातिवाद परिवारवाद हो रहा है। तो ये जो माहौल बना विश्व शर्मा को, उन्होंने तो ये भी कहा कि हर शहर का नाम रामकृष्ण और के नाम पर होगा, नीलांबर पीतांबर के नाम पर होगा, ये कहा उन्होंने। क्या जरूरत है हुसैनाबाद रखने की? तो ये तो सीधा सीधी आप ये मान रहे। आपने जैसे देखा बिहार में पूर्णिया में गिरिराज सिंह ने क्या कहा, गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप में पब्लिकली कहा। तो कहीं ना कहीं आप अपने को और पोलराइज करने की जगह वो पूरे कौम को संगठित कर रहे हैं। संथाल परगना के संथाल हुए या कोल्हान के एरिया के संथाल हुए, तो ये संथाल के बीच अभी भी चंपई सोरेन कितना कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता, मगर शिबू सोरेन अभी भी लोकसभा के चुनाव में हालिया लोकसभा के चुनाव में आपने देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, ये जनता जानेगी समझेगी, मगर ये माहौल सिर्फ हिमंता विश्व शर्मा का नहीं है। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, पहले इन लोग की देखिए आए हैं विश्व शर्मा शिवराज, पहले तोड़ा गया किसको, सीता सोरेन को, उसके बाद तोड़ा गया किसको, चंपई सोरेन को, उसके बाद किसको तोड़ा गया, जो प्रस्तावक बने थे उनको तोड़ा गया, उनका नाम था मंडल मुर्मू, जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे, उनको तोड़ के बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत हड़बड़ाहट में है और बीजेपी कुछ सोच रही है कि पता नहीं क्या होगा? उनको लगता है कि हरियाणा के चुनाव से हम झारखंड को जोड़ देंगे, तो झारखंड और बिहार का चुनाव एक अलग दृष्टि जाता है और हम लोगों ने देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग ने अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया, मूक दर्शक बैठी, तो समझिए कि बस आप समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं और लोग समझ सकते हैं। जी, तो हर्ष क्या इसका अगर चुनाव आयोग कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, चुप बैठा है, तो इसका अर्थ ये क्यों ना निकाला जाए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो शामिल है, बीजेपी की राजनीति में शामिल है, हिंसा और नफरत की राजनीति में खुद शामिल है। अब ये बाहर से अंपायर वाली भूमिका नहीं रह गई कि आप देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव आयोग की देखरेख में, निगरानी में हो रहा है
और उसके बढ़ावा देने से हो रहा है? देखिए, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और पिछले कुछ चुनावों को, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हो, मैं मुकेश जी ये कह सकता हूं कि अब जो चुनाव आयोग कर रहा है, जिस तरीके से टूथलेस हो चुका है, यही न्यू नॉर्मल है भारत के चुनाव आयोग के लिए और भारत में चुनाव प्रक्रिया के लिए। हमें इस बात को अब स्वीकार कर लेना चाहिए। वो 90 के दशक का टीएन सेशन का जमाना गया, जबकि पार्टियां चुनाव लड़ती थीं और चुनाव आयोग गार्जियन की तरह, एक सख्ती की तरह जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, वो स्थिति है। अब ये जो न्यू नॉर्मल हुआ है, अर्ची, स्वीकार कर लेने का मतलब है समर्पण कर देना। जी स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए इसको। जी, बिल्कुल आगे। नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये वही हम फिर रिपीट करेंगे कि ये देश का दुर्भाग्य ही है कि जहां भारत में इतने शानदार तरीके से चुनाव होते थे और कई मायनों में अमेरिका के चुनाव से मैं इसको बेहतर समझता था, लेकिन अब जो न्यू नॉर्मलसी अपना लिया है चुनाव आयोग ने, ये अब आप समझ लीजिए कि आने वाली जो भी पार्टियां होंगी सत्ता में, चुनाव आयोग इसी तरीके से उनकी खातिरदारी और उनके लिए काम करता रहेगा। लेकिन चूंकि आज बात हम कर रहे हैं कि जो हेमंत बिश्व शर्मा अपने भाषणों में कह रहे हैं और किस तरीके से झारखंड में चुनावी करवट क्या हो सकती है, तो मैं उस पे अपना आकलन ये देना चाहता हूं कि देखिए, हेमंत शर्मा जो हैं, वो पिछले लगभग साल भर से झारखंड के चुनावों की तैयारी कर बीजेपी को, केंद्रीय टीम को फीडबैक अपना लगातार दे रहे थे कि किस तरीके से झारखंड उन्हें जीतना है, क्योंकि झारखंड से सटे 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों में आप एक तरीके से देखिए, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अब ओडिशा में सरकार है, आप बिहार में एक तरीके से समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ समझ लीजिए और उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल को एक छोड़ दीजिए, यही 5 राज्यों की सीमाएं झारखंड से लगती हैं। तो जो जल जमीन वहां है, खनिज संपदा है, तो बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि वो किसी भी प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस राज्य को छोड़ना उचित नहीं है। और इसी अपनी वजह अडानी जी, मैं वही उन इन लोगों के माध्यम से, तो वो स्टेट जो है इतना रिच है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से हेमंत शर्मा को वहां भेजा गया, और जब भेजा गया तो इनके पास 2 स्ट्रैटेजीज थी। पहली स्ट्रैटेजी में आप देखिए कि जो उनके प्रस्तावक थे उनको शामिल करके उनकी अयोग्यता साबित करने की बीजेपी ने एक नाकाम कोशिश की। मैं इसको नाकाम इसलिए कह रहा हूं कि यहां वो सक्सेसफुल नहीं हुए, नहीं तो यही सूरत और इंदौर वाला मामला यहां भी हो सकता था। तो पहली डिफीट तो यहां हुई। दूसरी, अभी जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, उसका फॉर्मूला सिर्फ ये था कि जाट वर्सेस नॉन जाट कर दीजिए और आप बड़े ही आराम से जीत जाएंगे। ये फॉर्मूला वहां चल गया। अब झारखंड की जो राजनीति है, इससे मैं समझता हूं कि बिल्कुल अलग है। वहां एक तो मुस्लिम जो है बहुत हाशिए पर हैं, 14-15% वहां मुस्लिम वोटर हैं। और आप देखिए कि 2000 से ही, पहला चुनाव वैसे 2005 में हुआ था, लेकिन 2000 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे जो वहां की विधानसभा बनी थी, कभी भी 5 एमएलए से ज्यादा नहीं हुए। मात्र 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता एक तरीके से अपने कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं, और 12-13 सीटें ऐसी हैं जहां उनके वोट का थोड़ा बहुत महत्व है कि आगे पीछे हो सकता है, जो कि 81 सीटों के लिए कोई खास नहीं है। फिर भी बीजेपी जो मुस्लिम मतदाताओं को एक ध्रुवीकरण करना चाह रही है, उसकी कोशिश वहां बहुत कंफ्यूज्ड कोशिश मैं मानता हूं, इसलिए कि वहां पे ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल में इन्होंने बेशक पहले हेमंत सोरेन के बड़े भाई को, जो उनकी पत्नी लड़ रही है, बड़े भाई तो अब है नहीं, दिवंगत हो चुके हैं, उनकी पत्नी पार्टी छोड़ चुकी हैं, घर से अलग हैं, और फिर ये चंपाई सोरेन को अलग करके ये चाह रही है मुस्लिम मतदाताओं के साथ अगर बाकी के लोग भी अलग हो जाते हैं तो हमें इनका समर्थन मिल जाएगा नॉन मुस्लिम का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 26% के आसपास वहां आदिवासी वोटर हैं।
अगर आदिवासी वोटर और मुस्लिम मतदाताओं को मिला दें तो ये संख्या लगभग 41% हो जाती है। इस 41% को तोड़ना झारखंड जैसे स्टेट के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि वहां ट्राइबल का मतलब, आदिवासी का मतलब आज भी शिबू सोरेन है। बेशक उनकी तबीयत खराब है, बेशक वो थोड़े बहुत अभी भूलने की बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन वहां की जो जनता है आदिवासी के नाम पर चंपाई सोरेन को नहीं जानती है। बेशक वो कोल्हान क्षेत्र के बादशाह हों, वहां के किंग हों, 14 सीटें हैं कोल्हान में। और अगर लोग ये कह रहे हैं कि अगर शिबू सोरेन की तरफ से कोई भी मैसेज चला जाए या वो खुद चले जाएं, हालांकि उसकी संभावना मुझे कम लग रही है उनके खुद जाने की, लेकिन अगर किसी तरीके से उनका संदेश पहुंच जाए तो चंपाई सोरेन की इन 14 कोल्हान की सीटों पर नहीं चलेगी और इनके जितने भाषण हैं वो सिर्फ भाषणों में ही तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पैनल साथी ने बताया, पैनल के साथियों ने, कि कोई झारखंड की सीमा मुकेश जी लगती ही नहीं है बांग्लादेश से। मैं समझ गया, लेकिन लगे ना लगे एक हवा खड़ा करना है, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाना है और मुसलमान वर्सेस अन्य करके। और खास तौर से मैं एक और सवाल, एक एंगल इसका और है राजन जी, उसको भी जोड़कर देखना चाहता हूं कि झारखंड में लोकल वर्सेस बाहरी, ये एक बड़ी राजनीति का वहां मुद्दा रहा है। क्या उस मुद्दे को भी ध्वस्त करने की कोशिश है कि वो मुद्दा ना रहे, ये मुद्दा हो जाए, बाहरी और घुसपैठिए मुसलमानों को बना दो, बाकी सब हम एक हैं? क्या ये कोशिश है इसमें? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। ये आप सही कह रहे हैं कि ये कोशिश तो है, ये कोशिश तो है, लेकिन मैं जो अभी हर्ष जी ने जो बात कही कुल्हान को लेकर के, मैं पहले कुछ बात उस पर कहना चाहता हूं। कुल्हान में चंपई सोरेन वहां के बादशाह नहीं है और ये उनके अपने क्षेत्र में सरायकेला जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, उनका जो मार्जिन रहा है जीत का वो बताता है कि वो वहां के बादशाह नहीं है। कभी 1500 वोटों से जीते, कभी 1000 वोटों से जीते। और पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से 28,000 वोटों से पिछड़ी थी। 28,000 वोट, जितने वोटों से कभी वो जीत नहीं पाए हैं। 28,000 वोटों से कभी चंपई सोरेन नहीं जीते हैं। पिछली बार 2019 में 14-15 हजार वोटों जीते थे, वो सबसे ज्यादा उनका मार्जिन रहा है। तो एक बात तो ये कि वो इतने बड़े नहीं हैं, वो अपनी सीट पर फंसे हुए हैं सरायकेला में कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि एक मैसेज ये भी गया है कि उन्होंने गुरु जी के साथ धोखा किया है, ये मैसेज है। और जो बात गुरु जी की आप अभी दीपक जी कह रहे थे और हर्ष जी भी कह रहे थे, दरअसल हेमंत सोरेन जब जेल से निकले तो जो उनका स्वरूप निकला, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बढ़े हुए, उसमें गुरु जी का अक्स जो है लोगों को दिखने लगा। वो जब गुरु जी जवान थे उसी तरह के दिखते थे। ये एक बड़ा पॉइंट है जिससे जो हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले लोग जितना रिलेट नहीं करते थे उनसे, उससे ज्यादा जेल जाने के बाद रिलेट कर। और हेमंत सोरेन ने इस बात को समझा, उन्होंने उस गेटअप को चेंज नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, बिल्कुल गुरु। और वो जब आप भाषण करते हैं, उस भाषण को भी आप देखिए, मैंने गुरु जी के पिछले कुछ चुनाव में भी देखा था उनको, काफी कुछ कोशिश करते हैं कि गुरु जी जैसे बोले वो, और वो उस तरह से बोलते हैं। जो आदिवासियत उनमें पहले नहीं झलका करती थी, अब पूरी तरह से झलकती है हेमंत सोरेन में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जो कल्पना सोरेन की बात की गई, कल्पना सोरेन जब सामने आई हेमंत के जेल जाने के बाद, उस समय चर्चा ये चल रही थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इनके लिए गांडे सीट खाली कराई गई थी समय रहते, जिससे चुनाव कराया जा सके। 6 महीने से कम टाइम होगा तो चुनाव नहीं हो पाएगा, तो पहले ही सीट हेमंत ने खाली करा ली थी। लेकिन बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया गया। लेकिन कल्पना पार्टी के चेहरे के तौर पर इंडिया गठबंधन के जो सभाएं होती थी, चाहे वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, वहां भी जाती थी, और यहां भी उन्होंने पूरी तरह से पूरे राज्य में कैंपेन किया। और जिस तरह से वो उभर के सामने आई हैं, वो हेमंत की पत्नी के तौर पर नहीं देखी जाती, वो कल्पना सोरेन के तौर पर देखी जाने लगी हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन, वो उड़ीसा की रहने वाली हैं,
तो वो उस तरह से देखी जाने लगी। और जिस तरह से वो भाषण करती वो भी जबरदस्त कनेक्ट करती हैं लोगों से। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि वो कल्पना पे बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर सकते। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कोशिश की, बाबूलाल मरांडी ने भी कोशिश की। बाबूलाल मरांडी ने जब कोशिश की तो जिस तरह का जवाब कल्पना सोरेन ने संयत भाषा में दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं पेशे से शिक्षिका हूं, गांडे की विधायक हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता हूं, मैं सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी नहीं हूं। बाबूलाल जी, आपको इतना समझना चाहिए। ये अपने में बहुत कड़ा जवाब था बाबूलाल मरांडी को। और अभी जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहना शुरू किया, बबली बंटी क्या है, बंटी बबली, और एक दूजे के लिए इस तरह की बातें कहनी शुरू की, उसमें भी हिमंता बिस्वा शर्मा का ही नुकसान हो रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। अब एक बात पर और आते हैं जो मैं जो कहना चाह रहा हूं, फिर आपकी बात पर आता हूं। जो बात हुई कि हिमंता की स्ट्रेटजी क्या थी, दरअसल एक स्ट्रेटजी तो यही थी कि मुसलमान चूंकि बहुत कम है, मुसलमानों के खिलाफ आदिवासियों को खड़ा करो। और जिस तरह से वो चंपई सोरेन को लेकर के आए थे, उनको लग रहा था कि चंपई सोरेन उनके लिए चमत्कार कर देंगे। लेकिन चंपई सोरेन कभी कभी, मतलब जब जेएमएम में था, नंबर 2 नेता थे वो सीनियरिटी के हिसाब से और इंपॉर्टेंस के हिसाब से, लेकिन वो कभी जन नेता नहीं रहे। चंपई सोरेन कभी झारखंड के नेता नहीं रहे। लोग तो तब जान पाए जब वो मुख्यमंत्री बने, तो बहुत सारे लोग तो तब जान पाए उनको कि ये चंपई सोरेन है क्या, नहीं तो लोग नहीं जानते थे। तो एक वो चीज फेल कर गई। सीता सोरेन को जो लेके आए थे तो उनको लग रहा था कि हम सोरेन परिवार में एक डिवीजन पैदा कर देंगे लोकसभा चुनाव से पहले। सीता सोरेन का चुनाव हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जो एक तरह से कहें सेटबैक रहा। सीता सोरेन अगर जीत जाती तो फिर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव चल निकलता। तीसरी बात ये, जो परिवारवाद का नैरेटिव है जो अभी दीपक जी ने बताया, दरअसल ये जितने मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उसमें एक को छोड़ दीजिए, बाबूलाल मरांडी, उनका कोई परिवार में नहीं है। बाकी जितने के परिवार के लोग हैं उनमें अधिकतर सबके भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। शिबू सोरेन की बहू भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, रघुवर दास की बहू भी लड़ रही है, और पत्नियां लड़ रही हैं, बेटा लड़ रहा है। ये हो गए। इसके अलावा करीब 18 नहीं 30 हैं, 68 प्रत्याशियों में से 30 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो परिवार से आते हैं। तो ऐसे में परिवारवाद का मामला ये चीज जेएमएम में नहीं है। जेएमएम में हेमंत सोरेन को कह सकते हैं आप। हाँ, लेकिन राजन जी, ये दूसरे सारे मसले हो गए। हम थोड़ा फोकस रखना चाहते थे जिस तरह की भाषा, जिस तरह का नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है, और उस पर चुनाव आयोग की जो चुप्पी है, ये इतना बड़ा इशू है मेरे समझ से कि चुनाव का नतीजा क्या होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन डेमोक्रेसी को जो डैमेज किया जा रहा है, झारखंड में पहले भी हुआ है, लेकिन यहाँ तो हिमंता बिस्वा शर्मा तो इतना जहरीला आदमी होगा मैंने सोचा नहीं था। मतलब वो उदाहरण तो उन्होंने पिछले 4-5 साल में बहुत सारे दिए, लेकिन यहाँ काट पीट करने की बात जो उन्होंने छेड़ी है वो तो जबरदस्त है। तो चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खलनायक, सबसे बड़ा अपराधी वो है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जानकारी और मैं आपको दूं, आज प्रधानमंत्री का जो चाईबासा में भाषण था उसमें जो ये बात कही, बेटी छीन रहे हैं रोटी छीन रहे हैं, वो तो कही ही। एक बात और कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात उन्होंने ये कही कि आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। और उन्होंने कहा ये लोग ये कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी, इन सबको अल्पसंख्यक दर्जा दे रहे हैं, जिससे कि आदिवासियों और पिछड़ों और इनका क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण नहीं होता है, तो इस तरह से ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। ये बात भी कहीं ना कहीं, और फिर उन्होंने कहा जिससे, अब देखिए जोड़ा किससे, कि सारी चीजें वो अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। मुसलमान नहीं कहा उन्होंने, जो हिमंता बिस्वा शर्मा बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, बट यही कहा कि वो सारी चीजें अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। अब इसमें
अगर चुनाव आयोग, हमें लगता है कांग्रेस गई होगी चुनाव आयोग इसको या जा रही होगी, लेकिन क्या चुनाव आयोग इस गलत बयानी पर, कहां कांग्रेस ने ये बात कही है कि इनका वो खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, कहां उन्होंने ऐलान किया है? दूसरी बात, कहां वो क्या किसी संस्थान को, किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री होकर के ये बात बोल रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा झूठ है। लेकिन हाँ, झूठ बोलने में तो ट्रंप भी उनसे मात खा सकते हैं। लेकिन मैं समझ गया, लेकिन समय कम है थोड़ा। हरि जी, आपने दुर्भाग्य पर बात छोड़ी थी, क्या विपक्ष की कोई भूमिका है? अगर चुनाव आयोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है उनकी शिकायतों पर, तो उन्हें मोर्चा खोलना चाहिए, संयुक्त रूप से मोर्चा खोलना चाहिए, धरना देना चाहिए चुनाव आयोग पर, वहां जाकर बैठ जाएं। ये जो तेवर चाहिए वो विपक्ष में नहीं दिख रहा। जी सॉरी। बिल्कुल उनको संयुक्त रूप से मोर्चा लेना चाहिए, बिल्कुल उनको धरना देना चाहिए, बिल्कुल उनको हर तरीके से हर लेवल पे उनको एक्सपोज करना चाहिए और हर लेवल पे हर फ्रंट पे उनको मोर्चा खोलना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों को एक जन आंदोलन का स्वरूप नहीं देते हैं, तब तक ये चीज़ें सिमटने वाली हैं नहीं। हम वो कहें कि साहब ये हमारे संविधान में लिखा और ये हमारी आचार संहिता है और ये हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, वो सारी हया शर्म खत्म हो चुकी, कभी की खत्म हो चुकी। ये कोई ऐसा नहीं है, आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेके कहा कि ये पाकिस्तानियों के साथ बैठक कर रहे थे। या ये ध्यान होगा हम लोगों को। तो 2014 के चुनाव में भी ऐसी हुआ था। मतलब ये कोई नई बात ये नहीं करने, सवाल इस बात का है, अभी एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि एवरी डे यू आर सेटिंग ए न्यू नॉर्मल, एवरी डे यू आर सेटिंग ए न्यू नॉर्मल, है ना? गिरावट का पैमाना हर बार आप नीचे 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 ले जाते जा रहे हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। सवाल इस बात का है कि भाई इन्हीं पार्टियों को क्यों आवाज उठानी चाहिए? हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो क्यों नहीं आवाज उठाता? जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो क्यों नहीं आवाज उठाती? जो और दूसरे फ्रंट है इस तरह की वो क्यों नहीं ये आवाज उठाते? ये तो पूरे देश का मामला है ना। तो जिसको भी देश की चिंता है उन सारे पक्षों को ये आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये आवाज हमें इधर से उधर से कहीं से आती सुनाई देती नहीं है। ठीक है, कुछ आप जैसे यूट्यूब के चैनल प्रोग्राम कर लेते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करता है। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि भाई हम इलेक्शन कमीशन, हम अगर आप इन चीजों को नहीं रोकेंगे तो हम आपके खिलाफ जुडिशरी में जाएंगे। ऐसा पहले कभी हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि वी गेव यू एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, है ना? अब ये इस तरह के वो कहने का आप चुनाव हार गए हरियाणा के, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हो। अभी सारे के सारे पॉलिटिकल कमेंट हो जाते हैं और ये मच बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह की चिट्ठी लिखी और इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल कर, लेकिन उन्होंने किया। अब आप क्या करिएगा? अब कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस ने उनको चिट्ठी लिखी, उनको रिजेंडर लिखा, लेकिन उससे आगे क्या करे? कांग्रेस ने भी वो कुबत जो है वो खत्म हो चुकी है कि वो जन आंदोलन करके बार बार पे सड़कों पे आए। ये कुबत थोड़ा बहुत अगर कोई दिखाता है तो आम आदमी पार्टी दिखाती है। रोज एलजी के घर को घेर लेते हैं, रोज उनके यहाँ जाके बैठ जाते हैं, रोज उनकी नाक में दम किए रहते हैं और जो उनके वो सारे काम रुके होते हैं उनको निकलवा लेते हैं। फिर कांग्रेस ने कुवत नहीं दिखाई है पिछले बहुत सालों में। उस पार्टी का जो वो स्ट्रक्चर है, हर बात पे सड़क पे आ जाना, जरा से नोटिस पे 1000 2000 10 5000 लोगों को इकट्ठा कर लेना, उस तरह के जन आंदोलन करना, धरने करना, प्रदर्शन करना, वो कुवत कांग्रेस की खत्म हो गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अपोजिशन का ये काम है ना इन चीजों को उठाने, और अपोजिशन हमको कमजोर दिखाई देता। बाकी जो दूसरी जन आंदोलन वो आज की डेट में ठप से दिखाई देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरा हाईली कंप्रोमाइज, तो कहां से आपको आवाज दिखाई देगी जो इन चीजों का विरोध करे? इसीलिए मैं कहता हूं बार बार आपके प्रोग्राम में कहना पड़ता है कि दुर्भाग्य देश का कि हम आज इस मुहाने पे आके खड़े हो गए। बिल्कुल। तो दीपक जी थोड़ा संक्षेप में मैं चाहूंगा कि क्या चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत इसीलिए पड़ी हुई है, बन रही है ये सब इसको इग्नोर करने की, कि विपक्ष ठीक ढंग से नहीं लड़ रहा है, उसे मोर्चा खोलना पड़ेगा। नहीं तो चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल ये सरकार करती रही है और करती रहेगी। तमाम तरह की धांधलियों के आरोप लगे, हरियाणा के चुनाव में लगे, जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें 538 सीटों पर तो मिलान ही नहीं हो रहा कि कितने वोट पड़े और कितने गिने गए। जी अनम्यूट कर लीजिए। फिर म्यूट हो गए। हाँ, जी ऐसा है कि आपने जो चुनाव आयोग की बात की, कि विपक्ष की बात, देखिए कुछ लाचेज विपक्ष में भी है। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ममता बनर्जी चुप हैं, केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव वहां वो उनका भी कोई अच्छा बयान अभी तक नहीं आया है।
ये पूरे इंडिया ब्लॉक को दिल्ली पर ये करना चाहिए, सेंट्रली इस बात को उठाना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक रास्ता तो है कि आप वहां नहीं करते तो न्यायालय जाइए, वहां अपील कीजिए, क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो आप बाद में कहेंगे कि चुनाव आयोग की धांधली थी, चुनाव आयोग के चलते ऐसा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि सेचुरेटेड पॉइंट एक शब्द होता है। देखिए कांग्रेस के पहले सेशन से पहले भी जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे वो स्थितियां वैसी नहीं थी, मगर एक सेशन आए और सेशन ने पूरी तरीके से इस पर अपना ये कर लिया। अब कहीं ये वर्तमान में है, हो सकता है कोई नया सवेरा हो, मगर अभी जो भूमिका है, आपको नहीं लगता आप सभी को कि ममता बनर्जी क्यों चुप है? वो बगल के राज्य में उनका चुनाव है झारखंड में, वो क्यों चुप है? क्यों नहीं और वहां केजरीवाल भी मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा ही बयान दिया है गृह मंत्री की उपस्थिति में। किसने? ममता बनर्जी ने? मिथुन चक्रवर्ती ने। हाँ मिथुन चक्रवर्ती देखिए, जब जब पिता को राजी है कि बेटा तू जांच करना है कर, बाकी तो मैं हूं, तो फिर क्यों मिथुन चक्रवर्ती डिवास्टिंग कमेंट नहीं करेंगे? क्यों शर्मा ऐसा नहीं करेंगे? क्यों शिवराज, वहां भी मामा बने हैं शिवराज जी, 4-10 लड़के आते हैं वो मामा मामा करके पकड़ लेते हैं, तो वो तो ऊपर से हाथ है। ये तो रणनीति तय होती है, मगर ये मैं मानता हूं कि ये रणनीति झारखंड में, कलकत्ता में नहीं चली, यहां नहीं चलेगी। अब आगे चुनाव आयोग का जो लोग का कहना है कि वह चुनाव आयोग है तो फिर क्या डर है, ये बातें हैं, मगर ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक छतरी में आके दिल्ली में इस पर होना चाहिए। जैसे आपने कहा एक धरना होना चाहिए, वहां पर चुनाव आयोग को कंपेल करना चाहिए, नहीं हो तो फिर अन्य लोगों से बात करके इस मसले पर कुछ करना चाहिए। मगर दुर्भाग्य है कि इंडिया ब्लॉक बहुत सक्रिय नहीं है झारखंड के चुनाव में। सिर्फ सीट लेने की बात है, सीट हमें मिल गया, सीट लेकर हम निकल गए, बात साफ जी मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल। हर्ष जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या करें इस सिचुएशन में? केवल ये कह के तो हाथ नहीं झाड़ सकते कि दुर्भाग्य है देश का। बिल्कुल नहीं झाड़ सकते। देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि ये जो हर दिन न्यू नॉर्मलिटी आ रही है, एक स्तर पर हम पहुंच जाते हैं जब चीजों को स्वीकार कर लेना हर किसी की विवशता होती है। और जैसी कि हम चर्चा कर रहे थे कि अगर विपक्ष विपक्ष मतलब बीजेपी के इतर जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कभी उनके साथ रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन अभी जो विपक्ष में पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, इस तरीके की पार्टियां वो अपना एक वेग नहीं दिखा रही हैं विरोध करने का कि ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि जब विपक्षी दलों ने ही स्वीकार कर लिया है, साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी स्वीकार कर लिया है, तो मैं मानता हूं कि खेल के नियम बदल गए हैं। और अब ये सारे विपक्ष की भी पार्टियां इस इंतजार में हैं कि जब वो सत्ता में आएंगी तो वो भी इस बदले हुए नियम से ही खेल खेलेंगी, चाहे ईडी का इस्तेमाल हो, सीबीआई का इस्तेमाल हो, आरबीआई का इस्तेमाल हो या फिर चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो। क्योंकि वो भी देखिए दूध के धुले नहीं है। कर्नाटक में या और प्रदेशों में जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां भी अगर हम किसी दिन चर्चा में बैठे तो वहां भी जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं वो भी आप देखिए तो एक अक्स नजर आता है इसी तरीके के पैमाने का। तो अब खेल के नियम हमें लगता है बदल गए हैं और सभी लोग तैयार हैं कि इस बदले हुए नियम से ही हम खेल खेलेंगे। और ये भारत में ही नहीं, मैं पूरी दुनिया में देख रहा हूं कि ये हो रहा है। अमेरिका में इस तरीके से मैं इससे असहमत हूँ कि सब लोग ने स्वीकार कर लिया है कि इन्हीं खेल के नियमों के तहत खेल खेलेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। ये है कि लड़ने का मादा नहीं बना पा रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, एक रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल है। लेकिन स्वीकार तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है, और अगर चुनाव आयोग की वजह से उसे बार बार हारना पड़े तो ये कैसे स्वीकार कर सकते? वो पार्टी अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस तरह से उनका नुकसान हो रहा है।
तो वो तो कोशिश करेंगी, करना चाहिए और तत्परता के साथ। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।